मोरेल और कंपनी। जो व्यक्ति कुछ वर्ष पहले मोरेल के घर के आंतरिक भाग को जानता रहा हो और जो अब हमारी कथा के इस चरण में मार्से लौटा हो, उसे वह स्थान अत्यंत बदला हुआ मिलता। उस ढीले ढाले जीवन और प्रसन्नता के वातावरण के स्थान पर जो मानो समृद्धि का आनंद लेने वाली किसी फर्म से स्वतः ही निकलता हो। उन प्रसन्न चेहरों के स्थान पर जो खिड़कियों से झांकते रहते थे, उन व्यस्त लिपिकों के स्थान पर जो कलमकान के पीछे लगाए गलियारों में दौड़ते रहते थे, उस आंगन के स्थान पर जो संदूकों से भरा रहता था और माल ढोने वालों की पुकार और हंसी से गूंजता रहता था, इन सब के स्थान पर भीतर प्रवेश करते ही उसे एक अवर्णनीय उदासी और मृत्यु का सा वातावरण मिलता। गलियारा सूना था, आंगन वीरान, और उन असंख्य कर्मचारियों में से जो कभी दफ्तरों में भीड़ लगाए रहते थे, अब केवल दो ही शेष थे। पहला था लगभग 23 या 24 वर्ष का एक युवक जिसका नाम इमैनुएल एर्बो था, जो मोरेल की बेटी से प्रेम करता था और अपने संबंधियों के उसे वहां से हटाने के प्रयत्नों के बावजूद फर्म के साथ बना रहा था। दूसरा था एक बूढ़ा कैशियर, एक आंख वाला, जिसे पहले वहां काम करने वाले युवकों ने कोकलेस उपनाम दे दिया था, और यह नाम इतना पूरी तरह प्रचलित हो चुका था कि संभवतः यदि कोई उसे उसके वास्तविक नाम से पुकारता तो वह मुड़कर भी ना देखता। कोकलेस मोरेल की सेवा में बना रहा था, और उस भले व्यक्ति की स्थिति कुछ विचित्र ढंग से बदल गई थी। वह एक साथ कैशियर के पद तक उन्नत भी हुआ था और घरेलू सेवक के स्तर तक उतर भी गया था। फिर भी वह वही पुराना कोकलेस था, दयालु, धैर्यवान और निष्ठावान, पर गणित के विषय में अडिग। यही एक ऐसा बिंदु था जिस पर वह पूरे संसार को चुनौती दे सकता था, यहां तक कि स्वयं मोरेल को भी। उसे पाइथागोरस की सारणियों के अतिरिक्त और कुछ ज्ञात न था, पर वे उसे इस प्रकार कंठस्थ थीं कि उन्हें किसी भी दिशा से घुमाया जाए या किसी भी प्रकार से उसे भ्रम में डालने का प्रयास किया जाए, वह कभी चूकता नहीं था। मोरेल और पुत्र की फर्म पर छाए इस सर्वव्यापी अवसाद के बीच कोकलेस ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो निर्विकार बना रहा। इसमें कोई भूल न हो, यह निर्विकारता संवेदनहीनता के कारण नहीं, बल्कि इसके ठीक विपरीत अडिग विश्वास के कारण थी। हमने बताया है कि वे लिपिक और कर्मचारी, जिनकी जीविका जहाज मालिक की इस फर्म से जुड़ी थी, धीरे धीरे दफ्तर और दुकान छोड़ते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं जहाज के डूबने के लिए नियत हो जाने पर चूहे क्रमशः उसे छोड़ देते हैं, और परिणाम स्वरूप उसके रवाना होने से पहले ही ये स्वार्थी अतिथि उसे पूरी तरह त्याग देते हैं। कोकलेस ने उन सबको जाते देखा, बिना ये पूछे कि वे क्यों जा रहे हैं। कोकलेस के लिए सब कुछ संख्याओं का प्रश्न था, और 20 वर्षों की सेवा में उसने सदा भुगतान को बिना किसी बाधा के और इतनी नियमितता से होते देखा था कि वह इस नियमितता के अंत या भुगतान के स्थगन को उतना ही अस्वीकार्य मानता जितना किसी चक्की वाले के लिए, जिसकी चक्की प्रचुर धारा से घूमती हो, यह मान लेना कि वही धारा अचानक बहना बंद कर दे। वास्तव में अब तक किसी भी बात ने कोकलेस के विश्वास को डगमगाया नहीं था। पिछले महीने के भुगतान पूर्ण समय पर हो गए थे। कोकलेस ने 70 सेंटिम का एक हिसाब देखा जो मोरेल ने अपने ही अहित में कर दिया था, और उसी दिन अतिरिक्त 14 सू उसे मोरेल के पास ले गया। मोरेल ने उन्हें उदास मुस्कान के साथ लिया और लगभग खाली दराज में डालते हुए कहा, कोकलेस, कोकलेस, तुम कैशियरों में एक रत्न हो। इस प्रशंसा से कोकलेस कमोबेश संतुष्ट होकर लौट गया। मार्सेई के श्रेष्ठ पुरुषों में से एक मोरेल से मिली यह प्रशंसा कोकलेस के आत्मसम्मान के लिए 50 एक्यू के इनाम से भी अधिक मूल्यवान थी। परंतु महीने के अंत के भुगतान की इस विजय के बाद मोरेल ने पीड़ा के कई क्षण झेले। इसके लिए उसे अपने सभी साधनों को एकत्र करना पड़ा था, इस आशंका से कि यदि उसे ऐसे चरम उपायों की ओर जाते देखा गया तो उसकी कठिनाइयों की अफवाह नगर में फैल जाएगी। वह स्वयं बौकैर के मेले में गया और अपनी पत्नी व पुत्री के कुछ आभूषण तथा अपनी चांदी का एक भाग बेचाया। इस त्याग के परिणाम स्वरूप मोरेल के प्रतिष्ठान की प्रतिष्ठा पर कोई भी दाग नहीं लगा, पर नकदी डिब्बा पूरी तरह खाली हो गया।
अपनी सामान्य स्वार्थी प्रवृत्ति के अनुसार सभी उधार समाप्त हो गए, अफवाहों से भयभीत होकर। सच्चाई ये थी कि वर्तमान महीने की 15 तारीख को दे बोविल को दे 1 लाख फ्रांक, और अगले महीने की 15 तारीख को दे दूसरा 1 लाख फ्रांक चुकाने के लिए मोरेल की एकमात्र आशा फैराओं जहाज की वापसी पर टिकी थी, जो निश्चय ही रवाना हो चुका था। जैसा कि उसी समय लंगर उठाने वाले एक अन्य जहाज से झांक था, जो सुरक्षित रूप से बंदरगाह पहुंच चुका था। पर वह जहाज, जो फैराओं की तरह ही कलकत्ता से आ रहा था, पखवाड़े भर पहले ही आ गया था, जबकि फैराओं के विषय में अभी तक कोई समाचार नहीं था। यही स्थिति थी जब दे बोविल के साथ वर्णित महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने के अगले ही दिन रोम स्थित थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान का प्रतिनिधि मोरेल और पुत्र के यहाँ उपस्थित हुआ। उसका स्वागत इमैनुएल ने किया। युवक किसी भी अपरिचित चेहरे से कतराता था, क्योंकि प्रत्येक नया आगंतुक एक नया लेनदार होता था, जो जहाज मालिक से कुछ मांगने आता था, और वह अपने स्वामी को इस अप्रियता से बचाना चाहता था। इसलिए उसने अजनबी से पूछताछ की, पर उस व्यक्ति ने कहा कि उसे इमैनुएल से कुछ नहीं कहना, वह स्वयं मोरेल से मिलना चाहता है। आह भरकर इमैनुएल ने कोकलेस को बुलाया। कोकलेस आया और युवक ने उससे कहा कि वह अजनबी को मोरेल के पास ले जाए। कोकलेस आगे आगे चला, अजनबी उसके पीछे। सीढ़ियों पर उन्हें 16-17 वर्ष की एक सुंदर युवती मिली, जिसने अजनबी को चिंतित दृष्टि से देखा। अजनबी ने उस दृष्टि को देख लिया, पर कोकलेस से वह ओझल रही। मोरेल अपने अध्ययन कक्ष में है, जूली? उसने पूछा। हाँ, कम से कम मुझे ऐसा लगता है, युवती ने संकोच से उत्तर दिया। कोकलेस, तुम पहले जाकर देखो, और यदि पिता वहां हो तो इस सज्जन की सूचना दे देना। मुझे मेरा परिचय देने का कोई प्रयोजन नहीं, युवती, अंग्रेज ने उत्तर दिया। मोरेल मुझे नाम से नहीं जानते। इस भले व्यक्ति को बस इतना बताना है कि मैं रोम स्थित थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान का प्रधान लिपिक हूँ, जिसके साथ आपके पिता की फर्म का व्यापार है। युवती पीली पड़ गई और सीढ़ियों से नीचे उतर गई, जबकि कोकलेस और अजनबी ऊपर की ओर बढ़ते रहे। वह उस दफ्तर में गई जहां इमैनुएल बैठा था, और कोकलेस ने एक ऐसी चाबी का उपयोग करते हुए जो उसे सौंपी गई थी, और जो किसी महत्वपूर्ण आगमन की सूचना देती थी, दूसरी मंजिल की लैंडिंग के एक कोने में स्थित एक द्वार खोला। अजनबी को एक प्रतीक्षा कक्ष में प्रवेश कराया। फिर दूसरा द्वार खोला, जिसे उसने पीछे से बंद कर दिया, और थोड़ी देर के लिए थॉमसन एंड फ्रेंच के दूत को अकेला छोड़कर गया। फिर लौटकर उसे भीतर आने का संकेत किया। अंग्रेज भीतर गया, और उसने मोरेल को एक मेज पर बैठा पाया, उस रजिस्टर में दर्ज भयावह अंकों के स्तंभों को देखते हुए, जो उसके कर्जों का लेखा रखते थे। विदेशी को देखते ही उसने रजिस्टर बंद किया, उठा और एक कुर्सी आगे खींची। फिर जब दूसरा व्यक्ति बैठ गया, तो वह स्वयं भी बैठ गया। 14 वर्षों ने उस व्यापारी को, जो इस कथा के आरंभ में 36 वर्ष का था और अब 50 के निकट पहुंचने वाला था, गहराई से बदल दिया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई थीं, और उसका वह दृष्टिभाव, जो कभी इतना दृढ़ और आत्मविश्वासी था, अब धुंधला और अनिर्णीत हो गया था, मानो वह निरंतर किसी एक विचार या किसी एक व्यक्ति पर ठहरने से बचता हो। अंग्रेज ने उसे जिज्ञासा और स्पष्ट रुचि के साथ देखा। आप मुझसे मिलना चाहते थे? मुरेल ने कहा, इस निरीक्षण से और भी असहज होकर। हाँ, आप जानते हैं कि मैं किसके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हूँ? थॉमसन एंड फ्रेंच प्रतिष्ठान, जैसा कि मेरे कैशियर ने बताया। ठीक कहा। थॉमसन एंड फ्रेंच को इस और अगले महीने के दौरान फ्रांस में 3-4 लाख फ्रांक का भुगतान करना था। इसीलिए आपकी अत्यंत समय पालन की प्रतिष्ठा को जानते हुए उसने आपके हस्ताक्षर वाले जितने भी बिल मिल सके एकत्र किए, और मुझे भेजा कि जैसे जैसे वे दें हों, मैं उन्हें भुनाता जाऊं और
धन का उपयोग करता रहूं? मोरेल ने गहरी आह भरी और पसीने से भीगे माथे पर हाथ फेर लिया। तो उसने कहा, आपके पास मेरे हस्ताक्षर वाले बिल हैं? हाँ, काफी बड़ी राशि के। कितनी? मुरेल ने पूछा, यथासंभव दृढ़ स्वर में। सबसे पहले अंग्रेज ने कागजों का एक पुलिंदा निकालते हुए कहा, यहाँ 2 लाख फ्रांक का वह हस्तांतरण है जो कारागार निरीक्षक दे बोविल ने हमारी फर्म के पक्ष में किया है। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आप देबोविल के इतने ऋणी हैं? हाँ, 5 वर्ष पहले मेरी कंपनी में किया गया उनका निवेश 4.5% पर, जिसका भुगतान आधा इस महीने की 15 को, आधा अगले महीने की 15 को। ठीक है, फिर यहाँ इस महीने के अंत के लिए 32,000 फ्रॉक हैं। ये वे बिल हैं जिन पर आपके हस्ताक्षर हैं और जिन्हें तीसरे पक्षों ने हमारे नाम पर बनाया है। मैं स्वीकार करता हूँ, मुरेल ने कहा, इस विचार से लज्जित होकर कि जीवन में पहली बार वह अपने हस्ताक्षर का सम्मान न कर पाएगा। क्या बस इतना ही? नहीं, इसके अतिरिक्त अगले महीने के अंत के देय ये बिल हैं जो मार्सेई की पास्कल तथा वाइल्ड एंड टर्नर फर्मों ने हमारे नाम पर सौंपे हैं। लगभग 55,000 फ्रांक, कुल मिलाकर 2,87,500 फ्रांक। इन सब का हिसाब सुनते समय बेचारे मोरेल की पीड़ा का वर्णन असंभव है। 2,87,500 फ्रांक, उसने यंत्रवत दोहराया। हाँ, अंग्रेज ने कहा। फिर कुछ क्षण के मौन के बाद बोला, मैं आपसे यह नहीं छिपा सकता कि आपकी अब तक निष्कलंक रही ईमानदारी को मानते हुए भी मार्सेई में सामान्य चर्चा यही है कि आप अपने दायित्व पूरे नहीं कर पाएंगे। इस लगभग निष्ठुर स्पष्टता पर मोरेल के चेहरे का रंग भयावह रूप से उड़ गया। अब तक, उसने कहा, और अब इसे 24 वर्ष से अधिक हो गए हैं जब से मैंने यह फर्म अपने पिता से संभाली, जिन्होंने इसे 35 वर्ष तक चलाया। अब तक मोरेल एंड सन के हस्ताक्षर वाला एक भी बिल ऐसा नहीं रहा जो हमारे काउंटर पर प्रस्तुत हुआ हो और अदा न किया गया हो। मुझे पता है, अंग्रेज ने कहा, पर सम्मान के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाते ईमानदारी से बताइए, क्या आप इन्हें उतनी ही तत्परता से चुका पाएंगे? मोरेल सिहर उठा और अब तक से अधिक विश्वास के साथ सामने बैठे व्यक्ति को देखने लगा। इतनी स्पष्टता से पूछा गया प्रश्न, उसने कहा, उतनी ही स्पष्ट उत्तर का अधिकारी है। हाँ, यदि, जैसा कि मुझे आशा है, मेरा जहाज सुरक्षित बंदरगाह पहुंच जाए, क्योंकि उसका आगमन मुझे वह साँख लौटा देगा जो दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला से जाती रही है। पर यदि दुर्भाग्य से ठहराऊं जिस पर मेरी अंतिम आशा टिकी है, मुझे धोखा दे जाए, बेचारे जहाज मालिक की आंखों में आंसू भर आए, तो तो कहना कठिन है, पर मैं विपत्ति का अभ्यस्त हो चुका हूं और मुझे लज्जा का भी अभ्यस्त होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तब मुझे भुगतान रोकना पड़ेगा। क्या ऐसे में आपकी सहायता करने के लिए कोई मित्र नहीं? मोरेल ने उदास मुस्कान के साथ कहा, व्यापार में, जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, मित्र नहीं होते, केवल साझेदार। ये सत्य है, अंग्रेज ने बुदबुदाया। तो आपके पास केवल एक ही आशा बची है? केवल एक? आपकी अंतिम? मेरी अंतिम? तो यदि वह भी विफल हुई, तो मैं नष्ट हो जाऊंगा पूरी तरह। आपके पास आते समय, विदेशी ने कहा, एक जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर रहा था। मुझे पता है, एक युवक जो मेरी विपत्ति में भी मुझसे निष्ठावान रहा है, घर की ऊपरी मंजिल पर चौकसी में कुछ समय बिताता है ताकि सबसे पहले शुभ समाचार ला सके। उसी ने मुझे उस जहाज के आने की सूचना दी। पर वह आपका नहीं,
नहीं, वह बोर्डो का जहाज ज़िरोंत भी भारत से आ रहा है, पर मेरा नहीं। संभव है कि उसने फैराओं से भेंट की हो और कोई समाचार लाए। मानना पड़ेगा कि मुझे समाचार पाने का उतना ही भय है, जितना इस अनिश्चितता में बने रहने का। कम से कम अनिश्चितता आशा को जीवित रखती है। और मुरेल ने उदासी से जोड़ा, यह विलंब स्वाभाविक नहीं है। फैराओं 5 फरवरी को कलकत्ता से चला था। उसे 1 महीने से भी अधिक पहले यहां होना चाहिए था। यह क्या है? विदेशी ने कान लगाते हुए कहा। यह शोर किस बात का है? हे ईश्वर! अब क्या? मुरेल पीला पड़ते हुए चिल्लाया। सीढ़ियों पर भारी शोर था, आना जाना, यहां तक कि संकट की एक पुकार। मुरेल द्वार खोलने के लिए उठा, पर उसकी शक्ति साथ न दे सकी और वह कुर्सी में ढह गया। दोनों आमने सामने बैठे रहे। मुरेल अनियंत्रित कांपता हुआ, विदेशी उसे गहरी करुणा से देखता हुआ। शोर थम गया था, पर मोरेल मानो अब भी किसी परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। शोर का कोई कारण था और उसे कोई प्रभाव उत्पन्न करना ही था। विदेशी को लगा कि कई लोगों के कदम सीढ़ियां चढ़ते हुए लैंडिंग पर आकर रुक गए हैं। पहली दरवाजे में चाबी घूमी और वह अपने किवाड़ों पर चरमराया। उस द्वार की चाबी केवल 2 लोगों के पास है, मुरेल ने बुदबुदाया, कोकलेस और जूली। उसी क्षण दूसरा द्वार खुला और युवती भीतर आई, पीली, उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए। मुरेल कांपते हुए उठा और कुर्सी के हत्थे का सहारा लिया, क्योंकि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह कुछ पूछना चाहता था, पर उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। ओह पिता! युवती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अपने उस बच्चे को क्षमा कर दीजिए, जो बुरा समाचार लेकर आई है। मुरेल के चेहरे का रंग उड़ गया और जूली अपने आप को उसकी बाहों में फेंक दिया। पिता, पिता, वह पुकार उठी, धैर्य रखिए। ठहराव नष्ट हो गया, उसने घुटी हुई आवाज में पूछा। युवती ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिलाया, अब भी उसे उसकी छाती से लगाए हुए। और दल? मुरेल ने पूछा। सुरक्षित, युवती ने कहा, बोर्डो के उस जहाज द्वारा बचा लिए गए हैं, जो अभी अभी बंदरगाह में आया है। मोरेल ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, एक उदात्त समर्पण और कृतज्ञता के भाव के साथ। धन्यवाद प्रभु, उसने कहा, कम से कम आपने केवल मुझे ही दंडित किया है। यद्यपि अंग्रेज स्वभाव से संयमी था, फिर भी उसकी आंख में एक आंसू उभर आया। आइए, आइए, मुरेल ने कहा, मुझे लगता है आप सब द्वार पर ही हैं। वास्तव में उसके यह शब्द कहते ही मुरेल की पत्नी भीतर आई, सिसकियां लेती हुई। उसके पीछे इमैनुअल था। उनके पीछे प्रतीक्षा कक्ष में 7-8 अधनंगे नाविकों के खुरदरे चेहरे दिखाई दे रहे थे। इन पुरुषों को देखते ही अंग्रेज चौंक उठा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मानो उनके पास जाना चाहता हो। फिर विचार बदलकर अध्ययन कक्ष के सबसे अंधेरे और दूर कोने में पीछे हट गया। मुरेल की पत्नी कुर्सी पर बैठ गई और अपने पति का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया, जबकि जूली अब भी उसकी छाती से चिपकी रही। इमैनुअल कक्ष के बीच में ही ठहर गया, मानो मुरेल परिवार के इस समूह और द्वार पर खड़े नाविकों के बीच एक सेतु हो। ये कैसे हुआ? मुरेल ने पूछा। इधर आओ, पेनेलोन, युवक ने कहा, और हमें बताओ। एक वृद्ध नाविक, जिसका रंग भूमध्य रेखीय सूर्य से झुलसा हुआ था, आगे बढ़ा और अपने हाथों के बीच टोपी के अवशेषों को मरोड़ने लगा। नमस्कार, मोरेल, उसने कहा, मानो वह कल ही मार्सेई से निकला हो और एक्स या टूलों से लौट आया हो। नमस्कार, मेरे मित्र, जहाज मालिक ने कहा, आंसुओं के बीच भी मुस्कान दबाते हुए। पर तुम्हारा कप्तान कहाँ है?
कप्तान की बात करें तो, नाविक ने कहा, वह बीमार होने के कारण पाल्मा में ही रुक गया। पर ईश्वर की कृपा से बात कुछ गंभीर नहीं है और आप उसे कुछ ही दिनों में यहाँ पाएंगे। आप या मेरे जितना ही स्वस्थ। ये अच्छा है। अब बोलो, पेनेलोन, मुरेल ने कहा। पेनेलोन ने अपने तंबाकू को दाएं गाल से बाएं में बदला, हाथ मुंह के आगे किया, घूमकर प्रतीक्षा कक्ष में काले रंग की लार की एक लंबी धार थूक दी। फिर आगे बढ़ा और कूल्हों को हिलाता हुआ बोलने लगा। तो बात यह है, मुरेल, हम केप ब्लां और केप बोयादोर के बीच कहीं थे और एक अच्छे दक्षिण दक्षिण पूर्वी झोंके के सहारे चल रहे थे। एक पूरे हफ्ते की हवाबंदी के बाद तभी कप्तान गुमार्द मेरे पास आए। मैं उस समय पतवार पर था और बोले, पेनेलोन, जरा बताओ, सामने क्षितिज पर जो बादल इकट्ठे हो रहे हैं उनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? और कसम से मैं भी उन्हें ही देख रहा था। मेरी राय, मैंने कहा, मेरी राय ये है कि वे जरूरत से ज्यादा तेजी से आ रहे हैं और अच्छे इरादों वाले बादलों से कुछ ज्यादा ही काले हैं। मैं भी यही सोच रहा हूं, कप्तान ने कहा, और कुछ एहतियात बरतने वाला हूं। आने वाली हवा के हिसाब से हम बहुत ज्यादा पाल लगाए हुए हैं। अरे, वहां रॉयल समेटो और फ्लाइंग जिब लपेटो। ये आदेश समय रहते दिया गया था। मुश्किल से उसे पूरा किया ही था कि हवा हमारी पीठ पर आ पड़ी और जहाज झुकने लगा। ठीक है, कप्तान बोले, अब भी बहुत पाल हैं। मुख्य पाल समेटो। 5 मिनट बाद मुख्य पाल भी समेट लिया गया और हमारे पास केवल अग्रपाल, टॉप सेल और टॉप गैलेंट ही बचे थे। तो बताओ, पेनेलोन, कप्तान ने कहा, तुम सिर क्यों हिला रहे हो? क्योंकि आपकी जगह होता तो मैं ऐसे आगे नहीं भागता। मुझे लगता है तुम ठीक कहते हो, उन्होंने कहा। हवा का एक जोरदार झोंका आने वाला है। अगर आप उसे झोंका कहना चाहें तो, मैंने कहा, तो जो कोई भी नीचे जो कुछ आ रहा है उसे झोंके की कीमत पर खरीदेगा, वह सौदे में फायदे में रहेगा। यह तो पूरी की पूरी आंधी है। मेरा मतलब यह था कि हवा को आते हुए वैसे ही देखा जा सकता था जैसे मॉन्त्रेदो में उड़ती धूल को। सौभाग्य से यह तूफान एक ऐसे आदमी से टकराया जो उसे पहचानता था। टॉप सेल में 2 रीफ डालो, कप्तान चिल्लाए। बोलाइन छोड़ो, टॉप सेल समेटो और यार्ड्स का भार संभालो। उन समुद्रों में यह काफी नहीं था, अंग्रेज ने कहा। मैं तो 4 बार रीफ डालता और अग्रपाल भी हटा देता। इस दृढ़ गूंजती आवाज को सुनकर सब चौंक पड़े। पेनेलोन ने हाथ से आंखों पर छाया की और उस व्यक्ति को देखने लगा जो इतनी निश्चयात्मकता से उसके कप्तान की चालों का निर्देश दे रहा था। हमने उससे भी बेहतर किया साहब, बूढ़े नाविक ने कुछ सम्मान के साथ कहा। हमने मिजन पाल उतार दिया और हवा की ओर मुंह करके तूफान से आगे निकलने लगे। 10 मिनट बाद हमने मुख्य टॉप सेल भी उतार दिए और नंगी मस्तूलों के सहारे चलने लगे। वह जहाज इतना पुराना था कि ऐसा जोखिम उठाया जाए, अंग्रेज ने कहा। हाँ, बिल्कुल, और वही हमारी बर्बादी का कारण बना। 12 घंटे तक इधर उधर उछलने के बाद मानो शैतान हमारी पूंछ पर हो, जहाज में दरार पड़ गई। पेनेलोन, कप्तान ने मुझसे कहा, मुझे लगता है हम डूबने वाले हैं। पतवार मुझे दो और नीचे जाकर गोदाम देखो। मैंने उन्हें पतवार दी और नीचे गया। वहां पहले ही 3 फुट पानी भर चुका था। मैं ऊपर लौटा और चिल्लाया, सब लोग पंप पर, पंप पर। पर बहुत देर हो चुकी थी। हम सब लग गए, पर जितना पानी बाहर निकालते उससे ज्यादा भीतर आ जाता। कमबख्त! 4 घंटे की मशक्कत के बाद मैंने कहा, जब डूबना ही है तो डूबें। आदमी एक ही बार मरता है। क्या तुम ऐसे उदाहरण पेश करते हो, मास्टर पेनेलोन? कप्तान बोले। ठहरे रहो। और वह अपनी केबिन से 2 पिस्तौलें ले आए। जो आदमी पंप छोड़ेगा, उन्होंने कहा, मैं उसका दिमाग उड़ा दूंगा। यह अच्छा किया।
अंग्रेज ने कहा। ठोस तर्क से बढ़कर किसी आदमी को कुछ भी प्रेरित नहीं करता, नाविक ने आगे कहा। और इस बीच मौसम भी कुछ हल्का पड़ गया था और हवा कम हो गई थी। फिर भी पानी बढ़ता ही रहा। शायद ज्यादा नहीं, कोई 2 इंच प्रति घंटा, पर बढ़ता रहा। देखिए, 2 इंच प्रति घंटा कुछ नहीं लगता, पर 12 घंटे में वह लगभग 24 इंच हो जाता है। और 24 इंच 2 फुट होते हैं। वे 2 फुट पहले से मौजूद 3 फुट में जुड़कर 5 हो गए। और जब किसी जहाज में 5 फुट पानी भर जाए तो उसे जलोदरग्रस्त कहा जा सकता है। अब बस, कप्तान ने कहा। मुरेल, हमें यह नहीं कह सकेंगे कि हमने जहाज बचाने की कोशिश नहीं की। अब हमें आदमियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। नावों पर चलो, और जल्दी। सुनिए मुरेल, पेनेलोन ने आगे कहा। हम फहराओं से प्रेम करते थे, पर नाविक जितना अपनी नाव से प्रेम करता है उससे अधिक अपनी खाल से करता है। इसीलिए हमें 2 बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी, खासकर इसलिए कि जहाज खुद करा रहा था, मानो कह रहा हो, जाओ जाओ। और वह सच कह रहा था, वह बेचारा बूढ़ा फहराऊं, क्योंकि हमारे पैरों के नीचे वह सचमुच डूब रहा था। इसलिए पलक झपकते ही नाव पानी में थी और हम 8 उसमें सवार थे। कप्तान सबसे अंत में नीचे आए, या यूं कहें कि वे नीचे आए ही नहीं, क्योंकि वे जहाज छोड़ना नहीं चाहते थे। मुझे स्वयं उन्हें पकड़कर अपने साथियों के पीछे फेंकना पड़ा, और फिर मैं खुद कूदा। यह देर नहीं थी। मेरे कूदते ही डेक ऐसे धमाके से फट पड़ा, मानो 48 तोपों वाले युद्धपोत से एक साथ गोलाबारी हुई हो। 10 मिनट बाद जहाज ने पहले आगे की ओर झुकना शुरू किया, फिर पीछे की ओर। फिर वह ऐसे घूमने लगा जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ पकड़ने दौड़ता है। और अंत में, अरे भैयो, बोरू, वह नीचे चला गया। अब कोई ठहराव नहीं रहा। जहां तक हमारी बात है, हम 3 दिन तक बिना खाए पिए रहे, और हम तो यहां तक कहने लगे थे कि चिट्ठियां डालकर तय करें कि हम में से कौन बाकियों का भोजन बनेगा। तभी हमें जिरोन दिखाई दिया। हमने उसे संकेत किया। उसने हमें देखा, हमारी ओर मुड़ी, अपनी नाव उतारी और हमें उठा लिया। बस यही हुआ, मुरेल, मेरी कसम, एक नाविक की कसम, है ना तुम लोग। एक सामान्य गूंज ने दिखा दिया कि कथावाचक को मूल तथ्यों और विवरणों की चित्रात्मक सजावट दोनों के लिए सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त था। बहुत अच्छा, मेरे मित्रों, मुरेल ने कहा। तुम अच्छे लोग हो, और मैं पहले ही जानता था कि जो विपत्ति मुझ पर आई है उसके लिए मेरे अपने भाग्य के सिवा कोई जिम्मेदार नहीं। यह ईश्वर की इच्छा है, मनुष्यों का दोष नहीं। हमें उसकी इच्छा के आगे सिर झुकाना चाहिए। अब बताओ, तुम्हें कितनी मजदूरी देनी है? ओह नहीं, इस पर बात न करें। इसके विपरीत करें, जहाज मालिक ने उदास मुस्कान के साथ कहा। तो फिर हमें 3 महीने की, पेनेलोन ने कहा। कोकलेस, इन भले लोगों में से प्रत्येक को 200 फ्रांक दे दो। किसी और समय, मित्रों, वह आगे बोला, मैं यह भी जोड़ता, और प्रत्येक को 200 फ्रांक इनाम। पर समय बुरा है, और जो थोड़ी सी राशि बची है वह मेरी देने की नहीं। इसीलिए मेरी खेद भावना स्वीकार करो और इसे मेरे विरुद्ध न लो। पेनेलोन भावावेश में मुंह बिचकाकर अपने साथियों की ओर मुड़ा, उनसे कुछ शब्द बोले और फिर लौट आया। जहां तक उस बात का सवाल है, मोरेल, उसने कहा, मुंह के एक ओर रखे तंबाकू को दूसरी ओर सरकाते हुए और पहली धार के संतुलन के लिए प्रतीक्षा कक्ष में थूक की दूसरी धार भेजते हुए। जहां तक उस बात का सवाल है, किस बात का? पैसों का। तो मोरेल, मेरे साथी कहते हैं कि अभी के लिए उन्हें 50 फ्रांक प्रत्येक काफी होंगे, और शेष के लिए वे प्रतीक्षा कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मोरेल ने गहरे भाव से कहा, धन्यवाद। तुम सब सर्वश्रेष्ठ लोग हो। पर लो, लो, और यदि तुम्हें किसी अच्छे मालिक के साथ जहाज मिल जाए तो उसके साथ जुड़ जाओ। तुम स्वतंत्र हो। इस अंतिम कथन ने उन योग्य नाविकों पर चौंकाने वाला प्रभाव डाला।
वे एक दूसरे को विस्मय से देखने लगे। पेनेलोन मानो किसी घूंसे से हक्का बक्का लगभग अपना तंबाकू निगल ही गया। सौभाग्य से उसने समय रहते गला पकड़ लिया। क्या मोरेल? उसने भर्राई आवाज में कहा। क्या आप हमें निकाल रहे हैं? क्या आप हमसे नाराज हैं? नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं, जहाज मालिक ने कहा। नाराज तो नहीं, इसके उलट, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं, पर तुम क्या अपेक्षा करते हो? मेरे पास अब कोई जहाज नहीं और मुझे नाविकों की आवश्यकता भी नहीं। आपका क्या अर्थ है? कोई जहाज नहीं? पेनेलोन ने कहा। तो और बनवाइए, हम प्रतीक्षा करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद, हमें बुरे मौसम का सामना करना आता है। मेरे पास जहाज बनवाने के लिए धन नहीं बचा। पेनेलोन, जहाज मालिक ने दुखी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। तुम्हारा प्रस्ताव जितना उदार है, उतना ही अस्वीकार्य। तो फिर यदि आपके पास धन नहीं, तो हमें मत दीजिए। हम भी उसी बेचारे पुराने फेराओं की तरह करेंगे। पाल समेट कर बैठे रहेंगे। काफी है मेरे मित्रों, काफी, मुरेल ने भावावेश से कहा। जाओ, मैं विनती करता हूं, बेहतर समय में फिर मिलेंगे। इमैनुएल, तुम इनके साथ जाओ और देखो कि मेरी इच्छा पूरी हो। कम से कम यह सदा के लिए विदाई तो नहीं मोरेल? पेनेलोन ने कहा। नहीं मेरे मित्रों, कम से कम मुझे ऐसी आशा है। तो विदा। उसने कोकलेस को संकेत किया। कोकलेस आगे बढ़ा, नाविक उसके पीछे चले और इमैनुएल नाविकों के पीछे। अब जहाज मालिक ने अपनी पत्नी और पुत्री से कहा, कृपया हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मुझे इस सज्जन से बात करनी है। उसने थॉमसन एंड फ्रेंच के प्रतिनिधि की ओर संकेत किया, जो इस पूरे दृश्य में अपने कोने में स्थिर खड़ा रहा था और केवल उतने ही शब्दों में हस्तक्षेप करता रहा था जिनका हमने उल्लेख किया। दोनों स्त्रियों ने उस अजनबी को देखा जिसे वे पूरी तरह भूल चुकी थीं और कक्ष से निकल गईं। पर जाते जाते युवती ने उसे विनती भरी एक उदात्त दृष्टि दी, जिसके उत्तर में उसने मुस्कान दी। ऐसी मुस्कान जिसे किसी निष्पक्ष दर्शक के लिए उस हिम से चेहरे पर खिलते देखना आश्चर्यजनक होता। दोनों पुरुष अकेले रह गए। तो महोदय, मुरेल ने कुर्सी में ढहते हुए कहा, आपने सब देखा और सुना, मुझे कुछ कहने को शेष नहीं। जो मैंने देखा महोदय, अंग्रेज ने कहा, वह यह कि आपको एक और विपत्ति ने ना घेरा है, उतनी ही अवांछित जितनी शेष, और इसने आपको सहायता करने की मेरी इच्छा को और दृढ़ कर दिया है। ओह महोदय, मुरेल ने कहा। आइए देखें, विदेशी बोला। मैं आपके प्रमुख लेनदारों में से एक हूं, है ना? निस्संदेह। आप वही हैं जिनके बिल सबसे निकट देय हैं। क्या आप मुझसे भुगतान के लिए कुछ अवकाश चाहेंगे? थोड़ा समय मेरे सम्मान को और इस प्रकार मेरे जीवन को बचा सकता है। आपको कितना समय चाहिए? मुरेल हिचका। 2 महीने, उसने कहा। ठीक है, मैं आपको 3 दूंगा। पर क्या आपको लगता है कि थॉमसन एंड फ्रेंच का प्रतिष्ठान? निश्चिंत रहे, पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आज 5 जून है। हाँ, तो इन सभी बिलों को 5 सितंबर के लिए नवीनीकृत कर दीजिए। उस दिन सुबह 11 बजे। घड़ी ठीक 11 दिखा रही थी। मैं यहाँ उपस्थित होऊंगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मुरेल ने कहा, और आपको भुगतान मिलेगा या मैं मृत हो जाऊंगा। अंतिम शब्द इतने धीमे बोले गए कि दूसरा व्यक्ति उन्हें सुन न सका। बिल नवीनीकृत किए गए, पुराने फाड़ दिए गए और कम से कम बेचारे जहाज मालिक को अपनी अंतिम संसाधन जुटाने के लिए 3 महीने मिल गए। अंग्रेज ने अपनी जाति सुलभ शीत रक्तता के साथ धन्यवाद स्वीकार किया और विदा हुआ। मोरेल उसे आशीर्वाद देते हुए द्वार तक छोड़ आया। सीढ़ियों पर उसकी भेंट झूली से हुई। युवती नीचे जाने का नाटक कर रही थी, पर वास्तव में उसी की प्रतीक्षा में थी।
ओह महोदय! उसने हाथ जोड़कर कहा। कुमारी, विदेशी ने कहा, एक दिन आपको सिंदबाद नाविक के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी मिलेगी। उसमें जो कहा हो, वैसा ही करना, भले ही उसके निर्देश कितने ही विचित्र क्यों न लगें। हाँ महोदय, जूली ने कहा। क्या आप मुझसे यह वचन देती हैं? मैं वचन देती हूँ। बहुत अच्छा। विदा कुमारी। सदा उतनी ही भली और सद्गुणी बनी रहिए, जितनी आप अब हैं। और मुझे सचमुच विश्वास है कि ईश्वर आपको इमैनुएल को पति रूप में देकर प्रतिफल देगा। जूली ने हल्की सी चीख निकाली, चेरी की तरह लाल पड़ गई और गिरने से बचने के लिए रेलिंग पकड़ ली। अजनबी विदाई की एक लहर के साथ आगे बढ़ गया। आंगन में उसकी भेंट पेनेलोन से हुई, जिसके दोनों हाथों में 100-100 फ्रांक की एक-एक गड्डी थी और जो स्पष्टतः यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि उन्हें साथ ले जाए या नहीं। मेरे साथ चलो, मित्र, अजनबी ने कहा, हमें बात करनी है।